नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। हमने रीट भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी शिक्षण हेतु एक प्रश्नोत्तरी प्रारंभ की थी। उसी प्रश्नोत्तरी का एक और भाग लेकर आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूं। ये सभी प्रश्न पहले प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, जिनके साथ कुछ सामान्य और प्रश्न मैंने जोड़े हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी को हम प्रारंभ करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी और वीडियो जो आपसे संबंधित हो बनाया जाए आपके पास तुरंत पहुंचे। तो आज का पहला प्रश्न है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की संगति में होना चाहिए, यह विचार है। पूर्ण रूपेण सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः निराधार है। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, आंशिक रूप से सत्य है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये पूर्ण सत्य क्यों नहीं है। तो देखिए, जो बच्चे गूंगे बहरे होते हैं वे भी लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। यदि गूंगे बहरे बच्चे लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं तो उनमें सुनने और बोलने की क्षमता तो नहीं होती, फिर भी वो लिख सकते हैं। इसलिए हम इस कथन को पूर्ण सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि पढ़ने और लिखने दोनों में संगति हो सकती है। बच्चा पढ़ सकता है और पढ़कर लिख सकता है। जो ब्रेन लिपि आदि का प्रयोग होता है उसमें भी हम बोलते नहीं हैं और सुनते भी नहीं हैं, केवल पढ़ने और लिखने की संगति बताई जाती है। लेकिन यदि हम एक स्वस्थ बालक की बात करें जो सुनता भी है, बोलता भी है, पढ़ता भी है, लिखता भी है, तो उसमें हम चारों चीजों में संगति कर सकते हैं। क्योंकि जिसमें बोलने और सुनने की क्षमता होती है वो किसी भी शब्द को जैसे बोलेगा, सुनेगा, वैसा ही लिख भी लेता है। इसलिए इसमें कुछ तो सत्यता है, लेकिन पूर्ण सत्यता नहीं है। इसलिए 3 नंबर उत्तर सही है। 1 नंबर था पूर्ण सत्य है, गलत हो गया। 2 नंबर असत्य हम कह ही नहीं सकते और निराधार भी हम नहीं कह सकते, अतः इसका उत्तर होगा 3 नंबर। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा फार्मूला भारत की खालिस्तान की चुनौतियों और खालिस्तान को संबोधित करने का एक प्रयास है। यहाँ 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। उन दोनों रिक्त स्थानों में कौन से शब्द लिखे जा सकते हैं उनकी आपको पहचान करनी है। संस्कृति, समाधानों, समस्याओं, अवसरों, भाषा स्थिति, संस्कृति और भाषा स्थिति, अवसरों। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प, भाषा स्थिति और संस्कृति। इन शब्दों को जोड़ के एक बार हम उस वाक्य को पूरा बोलें। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है। देखिए, त्रिभाषा फार्मूला का मतलब है कि माध्यमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कक्षा 6 से 10 तक, हम बच्चों को त्रिभाषा फार्मूला के तहत 3 भाषाओं का ज्ञान करवाते हैं। वे 3 भाषाएं हैं। प्रथम भाषा, जिसको हम अपनी राजभाषा भी कहते हैं, यानी हिंदी का ज्ञान करवाते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का, जो कि सहराज भाषा के रूप में है, का ज्ञान करवाते हैं। और तीसरी भाषा है हमारी एक सांस्कृतिक भाषा, यानी जिन जिन भाषाओं को भारतीय संविधान में स्थान दिया है सांस्कृतिक भाषा के रूप में, उनमें से एक भाषा का हम अध्ययन करते हैं। तो ये त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों, भारतीय भाषा स्थिति की चुनौतियों से मतलब है कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। तो उनमें विशेष 2 भाषाओं का हम इस रूप में ज्ञान करवाते हैं ताकि
पूरा भारत एक रूपता में बन जाए, जैसे हिंदी और अंग्रेजी। यदि इन दो भाषाओं का ज्ञान होता है तो पूरे भारत में बालक कहीं भी आपस में जुड़ सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों का समाधान है। आगे की बात करें और संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास है, तो जो तीसरी भाषा हम पढ़ाते हैं वो एक सांस्कृतिक भाषा होती है, जो हमें हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का बोध करवाती है। तो तृतीय भाषा हमें एक संस्कृति का भी बोध करवा देती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प, भाषा स्थिति और संस्कृति। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार रिक्त स्थान से जुड़ा हुआ है। विकल्प नंबर 1, विषयों की विभिन्न भाषाओं से, संपूर्ण पाठ्यचर्या भाषा से, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से, या विज्ञान संबंधी शब्दावली से। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा से जुड़ा है। यदि अपन पूरे वाक्य को बोलें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा से जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक भाषा की पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ को शामिल करना चाहिए। तो ये विचार किससे जुड़ा हुआ है? तो ये विचार जुड़ा हुआ है कि रक्त और हमारे शरीर से संबंधित हम विभिन्न प्रकार की चर्चा, बातचीत, भाषा को समझने में कर सकें। यानी शरीर से संबंधित जितने वाक्य, जितने शब्द और जो भाषा प्रयुक्त होती है, हम उसको जान पाए, ये इसका मतलब था। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन, निगमन, सूत्र या पाठ्यपुस्तक? तो इसका सही उत्तर है आगमन विधि। क्या होती है आगमन विधि? यदि अपन इस पे चर्चा करें तो आगमन विधि का मतलब है कि हम छात्रों को मनोवैज्ञानिक तौर पर व मनोवैज्ञानिक ढंग से अधिगम करवाएं। अर्थात सबसे पहले उदाहरण देकर उसके बाद उन उदाहरणों के आधार पर नियम बनवाएं, उसको बोलते हैं आगमन विधि, जो कि शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, नियम से उदाहरण की ओर आदि जो शिक्षण सूत्र हैं उन पर आधारित है। और ये ज्यादा प्रभावी है क्योंकि ये रटने पर बल नहीं देती, जबकि निगमन इसका एकदम विपरीत रूप है जो रटने पर निर्भर करती है। और निगमन से मिलती जुलती सूत्र विधि है जो कि प्राचीनतम विधि है, संस्कृत शिक्षण में व्याकरण शिक्षण की थी, और पाठ्य पुस्तक जो वर्तमान में हम प्रयुक्त करते हैं। तो सबसे अच्छी विधि है आगमन विधि। इसके बाद है अगला प्रश्न। भाषा के विभिन्न कौशलों को खालिस्तान रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्रमिक रूप में, एकीकृत रूप में, उच्च रूप में या निम्न रूप में? तो इसका सही उत्तर होता है क्रमिक रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। भाषा के विभिन्न कौशलों को क्रमिक रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। अब क्या होता है क्रमिक रूप, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो भाषा के विभिन्न कौशल यानी भाषा के कुल हम 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनको एक निर्धारित क्रमानुसार यदि हम पढ़ाएं तो भाषा अति शीघ्र सीखी जा सकती है और स्थायी रूप में सीखी जा सकती है। इसीलिए भाषा के विभिन्न कौशल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को क्रमिक रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो कोई विशेष प्रश्न नहीं था, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न को गलत किया था, क्योंकि
उनका कहीं नाम नहीं लिया गया है प्रश्न में, और फिर भी ये प्रश्न पूछ लिया गया था। उस समय यानी परीक्षा कक्ष में हमारे साथ क्या होता है कि हम रटे रटाए प्रश्नों पे ज्यादा अपना ध्यान दे देते हैं। यदि आप प्रश्न को पूरा पढ़ने के बाद उन 4 विकल्पों में से सही रूप में जोड़ें, यानी अपनी पुरातन रटी हुई जो सामग्री है पर आधारित न रहकर एक सामान्य शिक्षक के तौर पे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए, द्वितीय भाषा की पाठ्य चर्चा का एक लक्ष्य प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप खालिस्तान दक्षता को प्राप्त करना है। क्या इसमें रिक्त स्थान में लिखा जाएगा उच्च, सर्वोच्च, औसत या बुनियादी? तो ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा वाक्य को पूरा करने के बाद, यानी 4 वाक्य बनेंगे एक तरह से, और चारों वाक्य लिखें। फिर उनमें से कौन सा वाक्य आपको सबसे अच्छा लग रहा है एक अध्यापक होने के नाते उसको टिक कर दीजिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, हम 4 वाक्य बनाएंगे। द्वितीय भाषा की पाठ्य चर्चा का एक लक्ष्य प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप उच्च दक्षता प्राप्त करता है, सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करता है, औसत दक्षता प्राप्त करता है या बुनियादी? इसका सही होगा 3 नंबर उत्तर कि द्वितीय भाषा। अब द्वितीय भाषा का मतलब है मातृभाषा के अलावा हम जो कुछ सीखते हैं। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो अंग्रेजी कभी उच्च दक्षता हमें नहीं दे पाएगी, कभी नहीं दे पाएगी जितनी उच्च दक्षता हमारी हिंदी में होगी। द्वितीय भाषा के रूप में जो हम पढ़ते हैं वो हमारा उद्देश्य नहीं होता है, सर्वोच्च या उच्च तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, बुनियादी या औसत, तो बुनियादी का मतलब है प्रारंभिक रूप से हम सीखना स्टार्ट करें, जो कि हमेशा मातृभाषा में होता है। तो इसका सही उत्तर हुआ 3 नंबर, यानी औसत दक्षता प्राप्त करना। तो द्वितीय भाषा हमेशा औसत रूप में ही हम प्राप्त करते हैं, ताकि हम अपने विचार सुन सकें, थोड़े बोल सकें, लिख सकें, न कि हमारे जीवन में होने वाले संपूर्ण कार्य उस भाषा में करें। यानी आज हम जैसे हिंदी भाषिक क्षेत्र के हैं, तो हिंदी में जितना हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, बिना झिझक बोल सकते हैं, उतना हम अंग्रेजी भाषा में नहीं कर सकते। इसका मतलब वहां हमें सर्वोच्च दक्षता नहीं प्राप्त हुई, एक औसत दक्षता प्राप्त हुई है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची या लिखित परीक्षा? उच्च प्राथमिक स्तर का आप समझ गए होंगे, कक्षा 6 से 8 का हमें भाषा का आकलन करना है, तो आप क्या करेंगे? अवलोकन, जांच सूची बनाएंगे, साक्षात्कार सूची बनाएंगे या लिखित परीक्षा के आधार पर आप बताएंगे कि कौन से बच्चे में भाषा अधिक ग्रहण की गई है। तो इसका सही उत्तर होता है अवलोकन, क्योंकि अवलोकन के माध्यम से एक भाषा का जितना सटीक आकलन हो सकता है, जांच सूची के माध्यम से नहीं हो सकता, न कि साक्षात्कार सूची से हो सकता है, और न लिखित परीक्षा के आधार पर हो सकता है। अवलोकन का मतलब है कि एक बालक विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, खेलते समय वह किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, प्रार्थना सभा में, कक्षा कक्ष में या अपने सहपाठियों के साथ वार्तालाप करते समय वह किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, उसी को अपन कहते हैं अवलोकन विधि। वस्तुतः है वो व्यक्तित्व मापन की अवलोकन विधि सर्वोत्कृष्ट विधि होती है, और उसी व्यक्तित्व मापन में हम भाषा का मापन कर लेते हैं। अतः इसका उत्तर हुआ 1 नंबर अवलोकन। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो या परीक्षाओं का आयोजन हो। तो इसका सही उत्तर होगा
2 नंबर विकल्प भाषा का समृद्ध परिवेश हो। देखिए, भाषा सीखने के लिए बहुत सारी पाठ्य पुस्तकों का होना जरूरी नहीं है। सरल साहित्य से भाषा सीखी जा सकती है, लेकिन सबसे बेहतर तरीके की यदि अपन बात करें तो हमारी भाषा का समृद्ध परिवेश हो, यानी बच्चा अधिकतर समय जिस परिवेश में बिताता है उस परिवेश में यदि भाषा समृद्ध होगी, उस भाषा का प्रयोग करने वाले, भाषा बोलने वाले यदि अच्छी भाषा का, शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चा स्वतः भाषा सीख जाता है। उदाहरण के तौर पर हम अपने आप पे लें कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हम पर हमेशा उस परिवेश का प्रभाव पड़ता है। हम लगभग हिंदी क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन एक ही स्थान पर रहते हुए भी हमारे परस्पर वाग व्यवहार में फर्क होता है। कुछ लोग बहुत ही निकृष्टतम भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कुछ परिवारों में उत्कृष्टतम भाषा का प्रयोग हो जाता है। इसका कारण है कि वहां भाषा का समृद्ध प्रवेश नहीं होता, वहां भाषा निकृष्ट रूप में चली जाती है, और जहां भाषा का समृद्ध प्रवेश होता है वहां समृद्ध भाषा का रूप प्रचारित हो जाता है। जैसे कुछ परिवारों में परस्पर जब वाग व्यवहार होता है तो परस्पर बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए आपस में चर्चा होती है, जबकि कुछ में अपने से बड़ों को भी सम्माननीय शब्दों से नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि बच्चों ने सुना ही वैसा है। अब आप कहेंगे बड़े बोलते हैं, तो बड़े जब बच्चे थे तब उन्होंने वैसा ही सुना। तो हमेशा भाषा सीखने पर परिवेश का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह है ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें। नंबर 2, हिंदी तर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें। नंबर 3, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें। या नंबर 4, ये सभी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सकें। प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर का मतलब होता है हिंदी के अलावा अन्य भाषा को भी जगह दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि हिंदी से अलावा भी जो अन्य साहित्यकार हैं उनसे परिचय मिल सके। जैसे हम बात करें कि जो हिंदी के लिए जो पाठ्य पुस्तक तैयार की जाती है, उस पाठ्य पुस्तक में हिंदी के साहित्यकारों के अलावा खड़ी बोली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी से संबंधित भी हम बहुत सारे साहित्यकारों का अध्ययन करते हैं। अब क्यों करते हैं? ताकि हम हिंदी के अलावा अन्य जो साहित्यकार हैं उनका भी परिचय प्राप्त कर सकें। हिंदी के साथ यदि हम कभी भी वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा वहां उद्देश्य ये नहीं होता है कि संस्कृत सीख जाएं, बल्कि वहां उद्देश्य ये होता है कि हम संस्कृत के विभिन्न साहित्यकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जान सकें। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। अब आपको बताना है महत्वपूर्ण उद्देश्य है, निरर्थक उद्देश्य है, कमजोर उद्देश्य है या सर्वोपरि उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होता है महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कहने का मतलब है कि जब किसी भाषा के विषय में नियमबद्धता के आधार पर
हम उसको ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, तो उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि हम भाषा के नियमों को जान सकें और उसकी प्रवृत्ति को पहचान सकें। ये बात प्रथम भाषा के रूप में हम बात कर रहे हैं, द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में नहीं। इसी के साथ अपनी आज की चर्चा समाप्त होती है। अगली चर्चा में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए